मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। मिस्टर जो बाइडेन ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जो उन्होंने स्पीच की और खासतौर पर अफगानिस्तान की सिचुएशन पर जो बात की उस पर काफी सवालात उठते हैं। और इसके अलावा एक नई पेशरफ्त ये है कि वहां से मिस्टर ब्लिंकन ने कॉल की है एफएम कुरैशी को। तो वो जो कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि कहाँ इमरान खान और पाकिस्तानी हुकूमत बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि कहीं किसी तरफ से अमेरिका से कॉल आए, कोई बातचीत हो, तो अब एक कॉल आ ही गई। तो अब इसके आगे चल के क्या असरात मुरतब होंगे, क्या वो जो एक बर्फ थी वो पिघल चुकी, और क्या अब मिस्टर बाइडेन की तरफ से भी कॉल आएगी मिस्टर खान को। और इसके अलावा इसी हवाले से और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शरीक हो रहे हैं मिस्टर साजिद तारड़ जो कि एक पॉलिटिशियन है, अमेरिका में मशहूर पॉलिटिशियन है और मिस्टर ट्रंप के फॉर्मर एडवाइजर हैं और मुस्लिम चेयर अमेरिका। थैंक यू सो मच मिस्टर साजिद तारड़ साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। साजिदार साहब, सर ये तो मिस्टर जो बाइडेन ने जो बात कही वो भी, और जो मैंने अभी जो मिस्टर ब्लिंकन का कॉल आई इसके हवाले से भी बताइएगा। एक तो ये कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि हमारा जो काम है वहां पर तो हमारा काम जब बिन लादेन को पकड़ा था तो पूरा हो गया था। तो अगर ये बात है और कोई और मकसद नहीं था तो फिर इतने अरसे से जो वहां फौजें मौजूद थी और इनकी वहां पर प्रेजेंस थी तो उसकी क्या वजह हुई? देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुझे कई तहफ्फुज़ात हैं। मैंने इसको बड़ी डिटेल से बल्कि 2-3 दफा रिवाइंड करके देखा क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ माय सब्जेक्ट मैटर। ये एक थके हुए, एक कंफ्यूज पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं नहीं कहूंगा। ये अपने आप को तिफल तसलियां या अपनी कौम को बस ये वो एक कंफ्यूजन में रखना, ये उसकी एक अटेम्प्ट थी। अब उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया कि हर पॉइंट को खुद ही कंट्राडिक्ट करते गए हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका था उसामा बिन लादेन का, तो वो वाकया 11 साल पुराना है। उसके बाद 10 साल आप वहां क्यों बैठे रहेंगे? आपने इस कौम को, टैक्स पेयर्स, अपने कौम को आपने ट्रिलियंस डॉलर्स में आपने वहां पे टैक्स पेयर का पैसा फेंका ना। आप नेशन बिल्डिंग को भी आप डिनाई करके वहां पे फिर आपने उस एक बच्ची की स्टोरी क्यों सुनाई जिसको डॉक्टर बनवा रहे थे आप? उसकी इररेलेवेंसी हो जाती है क्योंकि इट्स नॉट अ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। और उसी तरह के इतने कंफ्यूजन है जिसमें, और एक और इसमें पॉइंट जो मैं कहूंगा कि 300 लोगों को उन्होंने बार बार इस चीज का, एक तो कहा कि हम 300 फौजियों को ट्रेन कर चुके हैं और वो खुद ही काबुल को प्रोटेक्ट करेंगे, वो खुद ही अपने डिसीजन लेंगे। तो आपका सबसे पहले तो आपका उन्हीं पे एतमाद नहीं था क्योंकि आप रात के अंधेरे में भागे वहां से। उन 3 लाख फौजियों को आप नोटिस तक नहीं दे सके। आप अपनी प्राइवेट गाड़ियां छोड़ के आ गए, आप चाबियां तक नहीं उनको देख रहे। आप वहां पे आपने लोगों को जंगी कैदी बना के रखा हुआ था, आप उनकी चाबियां उनको देकर नहीं आए। तो अगर इन हालात में, और फिर आपने उसको कंपैरिजन कर दिया वियतनाम से विड्रॉल का, रात के अंधेरे में बगैर नोटिस देने बिजली बंद करके भागने में और एम्बेसी की छत के ऊपर से भागने में कितना फर्क है। तो उन्होंने अपनी कौम को असल में एक और कंफ्यूजन छोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मुसलसल आज की बात नहीं, 4-5 साल से मैं वावेला कर रहा हूं कि दरअसल इस वक्त अमेरिका इज इन फटीग ऑफ बीइंग अ सोल सुपर पावर। अकेली सुपर पावर को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। अब उसकी फटीग नजर आ रही है। देखें, अगर यही आपके माइंड सेट था, आप इराक में गए, आप लिबिया में गए, आप नेशन बिल्डिंग नहीं जाते, आप नेशंस को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। अच्छा, आजकल अमेरिका अपने इंटरनल कई इंतशार में, अपनी चीजों में कंफ्यूज है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है अमेरिका की कि इन कंट्रीज को तबाह कर दिया जाता है, अपनी इकोनॉमी खराब। आप यहां तक अंदाजा लाएं, बल्कि इमरान खान साहब ने आल ऐलान अगले दिन कहा, उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट आप सड़कें देखें और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। बिल्कुल सही कहा। आप हमारे किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं तो वो इस तरह लगता है कि आप 2 सदी के पीछे आ गए। अब यहां पे ज्यादातर लोगों को एक बात का अंदाजा नहीं है कि यहां पे हमारा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, आर्मी कॉम्प्लेक्स जो है किस तरह ऑपरेट करता है। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा कि हमारे मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, आर्मी कॉम्प्लेक्स, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, इन सब को हर वक्त दुनिया में 2 जंगें चाहिए होती हैं अपने सारे सिस्टम को चलाने के लिए। तो उसमें आके ये ट्रिलियंस डॉलर्स आज अगर पूछा जाए, और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अमेरिका इज सो बैड कि किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इराक में जाके सारा कुछ तबाह कर दिया, अपना भी सारा कुछ और उनका भी। और यहां तक उसके बाद ये भी कहते सिर्फ एक लफ्ज कहते वो गलती हो गई।
इसी आज के विड्रॉल के ऊपर हिलरी क्लिंटन और किस किसने नहीं कहा कि हमसे पिछली दफा गलती हुई थी वहां से वैक्यूम छोड़ के आने के लिए, लेकिन आज फिर वही छोड़ के आ रहे हैं बगैर किसी सियासी सोल्यूशन। अच्छा, अब अपनी इनकी तकरीर का देख ले कंट्राडिक्शन, कि बार बार प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहते रहे हैं कि इसका सियासी हल निकलेगा। सियासी हल निकालना था तो गनी साहब को दोहा टेबल पे क्यों नहीं बिठाया गया? अब आप गनी साहब को अकेला छोड़ के आ गए, आज आप कह रहे हैं अफगान जो अपना हल खुद निकालेंगे। कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है बार बार इन चीजों में। और उस पे, इस पे खास कर मैं अगर इसकी एक और यहां मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे क्योंकि आजकल CNN इज इन द व्हाइट हाउस, एक बड़ा लेजिट क्वेश्चन था जो पूछा जाना चाहिए था, इस कौम को बताना चाहिए था कि चाइना तालिबान के साथ अब आगे डील करने जा रहा है, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन इट? यहां पे मीडिया ने क्वेश्चन नहीं किया। यहां पे मीडिया जो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो बाइडेन साहब से क्वेश्चन हमेशा करता है कि आपके कुत्ते का क्या नाम है, आपको आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा पसंद है, और इसी तरह आज भी उन्होंने किया। उन्होंने कोई ऐसा लेजिट क्वेश्चन नहीं किया कि व्हाई यू हैव वेस्टेड आवर ट्रिलियंस डॉलर्स देयर एंड टुडे यू आर बैकिंग आउट, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम देयर इन द मिडल ऑफ नाइट, और बगैर किसी सोल्यूशन के आप उसी तरह भाग रहे हो वहां से जिस तरह वियतनाम से भागे थे। तो आज आप हमें क्यों नहीं जस्टिफाई करते हो इन चीजों के लिए? लेकिन इसका मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्यों नहीं हुआ इस तरह कुछ। इसका बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा देख लें, हमारे पास तो इन चीजों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, क्योंकि द जेंटलमैन, जिस तरह हम यहाँ पे समझते हैं, ही इज स्टिल नॉट श्योर आइदर ही इज अ प्रेसिडेंट और अ सेनेटर, क्यों दिस इज व्हाट हिज स्टेट ऑफ माइंड इज। अब आपने देखा होगा G7 समिट के बाद पुतिन साहब की अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग थी, वो क्यों हुई है? ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि प्रेसिडेंट साहब डजंट हैव एन एबिलिटी टू फेस द हीटेड क्वेश्चंस, नंबर वन। और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिस तरीके से अमेरिका के अंदर हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे अंतीफा और ब्लैक लाइव मैटर और व्हाइट सुप्रीमेसी द कंट्री एज डिवीजन, जिस तरीके से इस वक्त यहाँ आज भी पोर्टलैंड और शिकागो जल रहा है, इनके पास जवाब ही नहीं है। अगर आपके अंदर, आप वाहिद एक ऐसे कंट्री हैं जो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं, जब आपके अंदर हालात ठीक ना हो तो आप वीगर मुसलमानों की बात किस तरह करेंगे? आप उस प्रेसिडेंट को किस तरह फेस करेंगे जिसको आप खुद किलर कहते रहे? तो इसकी असल में वजह यह है कि वी आर अमेरिका, आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन द रेडार। इंटरनल इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। प्रेसिडेंट का टोटल उनको जो टारगेट दिया गया है टू सियासी इंतकाम लेना रिपब्लिकन से, और वो अल ऐलान कह चुके हैं कि वी आर फेसिंग इंटरनल थ्रेट। और वो इंटरनल थ्रेट क्या है? वो इंटरनल थ्रेट को कहते हैं कि रिपब्लिकन्स एंड व्हाइट सुप्रीमेसी इज इंटरनल थ्रेट। हाउ अबाउट ब्लैक लाइव मैटर? हाउ अबाउट एंटीफा? उस साइड पे नहीं जाते। दरअसल जिस तरह मैं, ये एक ह्यूज डिबेट है, स्पेशली जो इंटरनल हमारे इश्यूज हैं। ठीक है साजिद ताहिर साहब, एक और सवाल इस हवाले से, एक बात और उन्होंने जो कही बड़ी हैरानी हुई, वो उन्होंने कहा कि क्या, पहले तो मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा कि आपको भी मालूम होगा ये जो बात कही उन्होंने कि जो वहां पर अफगान हुकूमत है, वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो है वो बड़ी सही सिचुएशन में, इस वक्त सॉलिड सिचुएशन में है, और जो तालिबान है वो नहीं कर सकते, गलबा नहीं होगा उनका, वो अभी बहुत दूर है। मुझे ये समझ में नहीं आई कि वो दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं या वो खुद, उनको वाकई नहीं मालूम ये बात कि वहां पे इस वक्त क्या सिचुएशन है और कितनी बड़ी तादाद में वहां पर शहर के शहर फतह हो चुके हैं बाई तालिबान और आगे वो काबुल पहुंचने वाले हैं। क्या उनको इस चीज का इल्म नहीं? उनको बिल्कुल सारा पता है। उसकी वजह ये, वो या तो वो प्ले करना चाहते हैं ऐसे। यहां मैं ये अर्ज जरूर करना चाहूंगा कि इस वक्त अभी तक अमेरिका की सैटेलाइट पे सुप्रीमेसी है। वहां पे चिड़िया नहीं उड़ सकती अफगानिस्तान जब तक इनको इल्म ना हो सैटेलाइट पे। ये सारा कुछ देख रहे हैं। वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट की मिसाल इनके पास मौजूद है जहां सिर्फ 4 तालिबान गाड़ी में बैठ के गए और डिस्ट्रिक्ट वाज गिवन टू देम। इनको पता है कि अगले दिन, बल्कि मैं समझता हूं कि सुहेल शाहीन साहब ने TRD पे उन पे आके इंटरव्यू भी दिया, सुहेल शाहीन, और उन्होंने कहा कि वी हैव टेकन ओवर 85% ऑफ अफगानिस्तान। तो 80, अब वो इनके दावे देखें, इनका वहां से 90% विड्रॉल हो जाना, सारा कुछ कर जाना। अब मेरा मकसद, अब वो दरअसल इनके पास जिस तरह कहते हैं तिफल तसलिया, एक दूसरे को बस बताना कि यार अच्छा, फिर साथ हिस्टोरिकल देखे, ओरिजिनली दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, दिस वाज एडमिशन ऑफ देयर डिफीट। अब उन्होंने बार बार ये एक और पॉइंट करते रहे हैं कि आज तक माजी में किसी ने अफगानिस्तान को यूनाइट नहीं कर सका। ये दरअसल एक एडमिशन है कि वी इवन देन फेल इन यूनाइटिंग अफगानिस्तान। लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि आज तक माजी में कोई भी जो पावर है, कोई भी यूनाइट नहीं कर सका अफगानिस्तान को, इंक्लूडिंग देमसेल्फ।
तो उसमें असल में इस दफा इनको अंदाजा नहीं है चाइना और रशिया कितना सीरियस है। अंदाजा होगा, पता होगा, लेकिन सलाहियत नहीं है इस वक्त अमेरिका के पास। साजिद साहब, ये जो आपने चाइना की बात की, इस बारे में एक बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। आपने कहा कि चाइना जो है अफगानिस्तान में, क्या चाइना डील करेगा और वहां पर वो रूल करेगा, ये कुछ ऐसा होने जा रहा है? नहीं, दरअसल वहां पे जो मेरे मेरे अपनी इंफॉर्मेशन, जो मैं यहाँ बैठ के आर्टिकल अपनी स्टडी करता हूँ, कि चाइनीज दे आर मीटिंग तालिबान विद पाकिस्तानीज और दे आर इंटरेस्टेड, उनकी ख्वाहिश है कि उनको सी पैक पे लाया जाए, बल्कि वहां पे ट्रेन बुलाई जाए, ट्रेड को वहां पे लाया जाए। और मेरे ख्याल में इट विल बी वेरी गुड सिचुएशन फॉर चाइना एंड तालिबान एट द सेम टाइम। ट्रेड इज द ओनली सोल्यूशन। और इस वक्त मैं समझता हूँ ये वो तालिबान नहीं जो पहले तालिबान थे। आपने देखा होगा कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के अब अपने अंदर ही उन्होंने डाइवर्सिटी भी ले आए हैं। उन्होंने पहले सोचा जाता था सिर्फ सुन्नी है, अब उन्होंने शिया भी ब्रिगेड एक बना लिया, हजारा कम्युनिटी को भी साथ उन्होंने ले लिया, उन्होंने ताजिक और उज़्बेक भी साथ ले लिए हैं। सो दे आर डिफरेंट तालिबान नाउ। मेरे ख्याल में इस दफा इट विल बी डिफरेंट एंड इट विल बी अ बेटर एंड गुड सिचुएशन। लेकिन एक जो इसमें, जो मैं बल्कि आपसे अगला इसी इंटर रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो मैं समझता हूं कि जो ठीक नहीं हो रहा है, कि वो इंडिया इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स एट द सेम टाइम। मिस्टर जयशंकर काफी दौरे कर रहे हैं, उनकी तो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बहुत ही, मैं देख रही थी, इतने दौरे कर रहे थे वो, फुल टाइम वो एक्टिव है वो लोग। तो वो ईरान भी गए और इसके अलावा रशिया में वो पहुंचे। तो और ईरान में आप जानते हैं कि तालिबान का वफ्द भी पहुंचा। तो आपको क्या लग रहा है कि वो इस वक्त उनका क्या, किस लिए वो इतने एक्टिव है और वो उनका स्टैंड क्या है, वो क्या चाह रहे हैं? उनका स्टैंड जो है, जयशंकर साहब को आई नो हिम वेरी वेल, वो यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर रह के गए हैं, मैं आई नो हिज कैपेसिटीज। मुझे उन पे अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है अपने मुल्तान वाले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनको चाहिए मुल्तान से निकले और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वो मुल्तान पे अभी बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि आप देखें, जयशंकर साहब कहें वेरी वाइज उनकी तरफ से कि तालिबान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो आगे अपने फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। हमारे जो है वो टिक के बैठ जाते हैं। हमें कश्मीर के ऊपर एक दौरा नहीं इनका, बल्कि तालिबान के साथ मिलना इनको चाहिए था कि अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराते, कोशिश करते, ये मुलाकात ना होती। लेकिन वो तब होती चीजें जब आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके सामने पड़ी हो, जब नेशनल इंटरेस्ट आपकी पहली प्रायोरिटी हो। उसमें दरअसल इस तरह के कई ब्लंडर आज माजी में भी हुए और आगे फ्यूचर में भी करते रहेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म का फुकदान है, इनके अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजंस है। वो ज्यादती, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इज वरीड अबाउट मुल्तान एंड चीफ मिनिस्टरशिप और -1 फार्मूला वर्सेस तालिबान रिलेशनशिप। एग्जैक्टली अगर आप बिल्कुल ये, बल्कि काफी मैं देख रही थी कि जिस तरीके से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के विजिट्स हो रहे हैं, जैसे जैसे तालिबान जहां जहां पर पहुंच रहे हैं, इंडिया भी वहां पर पहुंच रहा है। और जाहिर है कि कोई भी कंट्री जिसको ये कंसर्न है, और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान जो कि बराह रास्त उससे मुतासरा ममालिक है, तो वो तो ये करेगा। लेकिन पता नहीं क्यों कि हमारी इस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री इतनी एक्टिव क्यों नहीं है। सर, एक और बात इस वक्त जो हुई, एक बड़ी अहम बात, कि मिस्टर ब्लिंकन ने कॉल किया FM कुरैशी साहब को, और आप जानते हैं कि काफी अरसे से बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से तो बहुत अब दूर चला गया, और मिस्टर बाइडेन से जो है वो काफी कोशिश की गई, यहाँ से खबरें आई कि वो कॉल करें, इमरान खान को बुलाएं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब ये कॉल हुई, तो क्या आपको लगता है कि बर्फ पिघली है, या कितनी अहमियत की हामिल है ये कॉल? मेरे ख्याल में देखिए, ये अमेरिका के, अगर टोनी बिल्कन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ वाज अ वंडरफुल जस्चर कि वो एक विंडो अपनी ओपन रखना चाहते हैं। हालांकि हमारी तरफ से काफी कोशिश की जा रही है ब्रिजेस को जलाने की। जिस तरीके से पूरी कैंपेन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले पूरे 3 हफ्तों में की, उन्होंने हर जगह ऐलान जंग किया, बल्कि जाके उन्होंने कई जगहों पे आप उनकी असेंबली की आप स्पीच सुने, उनकी दूसरी चीजें सुने, तो जिस तरीके से उन्होंने हर जगह पे बैठ के अमेरिका को बैशिंग की उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ it was a very wise from Tony Bilkin side कि they wanted to keep the window open in case they need them for the withdrawal or any other thing in the region, so they wanted to keep the dialogue going on. लेकिन मेरे ख्याल में इससे आगे इसकी कोई हकीकत नहीं है। they have completely joined the Indian camp. वो ये समझते हैं, उनको बावर करा दिया गया है through the Indian diaspora, through the Indians living in America and from the India, that we are a better partner who will deliver you everything, who will deliver you not only Afghanistan, who will deliver you China. So इसलिए उनका जो है one sided है पाकिस्तान के साथ। मैं समझता हूँ it's wise from the Tony Bilkin point of view to make a call to our foreign minister। मेरे ख्याल में इस कॉल से ज्यादा आगे नहीं जाएगी बात, क्योंकि हमारी तरफ से काफी सर्दमोरी है एक तो, और दूसरा जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये गलत बात होती है कि हम प्रॉक्सी चीजों में, हम फॉरेन कंट्रीज,
फॉरेन सुपर पावर्स की जो उनके अपने हेटेड चीजें होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब चाइना की मार्केटिंग और सेल्समैनशिप में हम ज्यादा बिजी हो रहे हैं। वो जिस तरह हमारे पहले परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो मांगते कम थे, अमेरिका वो दे ज्यादा देते थे। इसी तरह अब चाइना इतना शायद वो ना मांगता हो, लेकिन हम उनके गीत, हम कम्युनिस्ट, आज चाइना का अपना रियासत मदीना का मॉडल छोड़ के अब कम्युनिज्म को हम सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में उसके प्रचार करते हैं, उसके बारे में सारा कुछ करते हैं। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, बैलेंस रखने की कोशिश करनी। और दर हकीकत जिसको मैं सही डिप्लोमेसी समझता हूं कि आप करें जो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐलान जंग न करें, आप उस वोकल ना हो इतना आप। लेकिन इस वक्त तो हम बहुत वोकल हो चुके हैं जी। इस हद तक वोकल हो चुके हैं कि हमने तो काफी बड़ी-बड़ी हमने कहा जी, जो अमेरिका है वो कंफ्यूज्ड है, इंडिया लूजर है, और हमें ये नहीं पता अभी तक कि पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है, यानी जो सिचुएशन है। तो साजिद तार साहब, आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस जगह पे खड़ा है? देखिए, अमेरिका से तो जो मेरी राय भी यही है, बहुत से लोगों का यही कहना है कि जो अमेरिका है एक ऐसी सुपर पावर जिससे आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात माजी में रहे हों, आप अलाए रहे हों, आपने इतनी बड़ी-बड़ी जो है वो जिहाद और जंगें लड़ी हैं उनके कहने पर सब कुछ, और अब आप अचानक से अगर उनको छोड़कर उनकी बैशिंग शुरू कर देंगे और उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। और फिर ये कि आप फजाई अड्डों की भी बात है कि फर्ज कीजिए कि अगर सिविल वॉर वहां पे होती है, ये भी बताइएगा कि किस हद तक आप चांसेस देख रहे हैं, क्योंकि साजिद साहब आपने ये कहा कि वहां पर जो तालिबान है वो बेहतर है पहले से, तो आपको लगता है कि नहीं, कोई सिविल वॉर की कोई सिचुएशन नहीं होगी? इन दोनों में प्लीज बताइएगा। देखिए, इस पे कंफ्यूजन पाकिस्तान के अंदर से क्रिएट कर दिया गया है कि हमारे खान साहब का जो एक स्लोगन उन्होंने बना के, हमारे मीडिया ने बहुत उस पे स्पिन किया उसको कि एब्सोल्युटली नॉट। अब यहाँ पे हमारे जो उनके मशीर हैं मोइज साहब, उन्होंने अगले दिन इसकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा अमेरिकनों ने तो अड्डे मांगे ही नहीं थे। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया उन्होंने, ये अड्डों के हालात ये हैं। इस पे भी मेरा ख्याल में चाहिए कि अपनी क्लैरिफिकेशन दें कि अगले वहां अड्डे मांग ही नहीं दे तो आप वैसे ही एब्सोल्युटली नॉट कह रहे। और दूसरा, मैं समझता हूं कि इस वक्त हालात वो उतने खराब नहीं होंगे मेरे ख्याल में। इसके बारे में अच्छा। स्पेकुलेशन और स्पिन ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मैं सुहेल शहीन साहब जो है तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी हर चीज को मैंने बड़ी दफा ऊपर नीचे करके देखा। उसकी मैं एक मिसाल दूंगा कि 18,000 लोग जो वहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम करते रहे हैं, सुहेल तालिबान ने उनके साथ भी नरमी का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि काबुल में डिप्लोमेट्स भी रह सकते हैं, हम उनको भी नहीं छेड़ेंगे। और उस पर सबसे एक बड़ी बात यह है कि दोहा के अंदर तालिबान ने अपनी डील में, उनकी डील का हिस्सा है कि हम अफगानिस्तान की सॉइल को फॉरेन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में इतनी चीजें बुरी हैं नहीं जितनी दिखाई जा रही हैं। देखें अब आगे आने वाला दिन बताता है क्या है। लेकिन अभी तक आपको शायद पता होगा कि गनी साहब ने अगले दिन एक स्पीच दी है काबुल में, और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा, और उन्होंने तालिबान को डायरेक्टली इशारे दिए कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप खराब करें आप, पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ यू, पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ अफगानिस्तान। तो मिले जुले मेरे ख्याल में उसके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे जो है पता तो चलेगा 31 अगस्त के बाद, जब आखिरी जो इनका डील जो है दोहा में जो की, आखिरी अमेरिकन सोल्जर वहां से निकलेगा। इसके बारे में भी अभी मिला जुला है। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 90%, पेंटागन ने कहा कि 90% विथड्रॉल हैज टेकन प्लेस, ओनली 10% इज लेफ्ट। और यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूंगा, 650 फौजी जो है काबुल में रहेंगे अपनी एम्बेसी को डिफेंड करने के लिए। अब देखें मजीद हालात किस तरफ जाते हैं। ठीक है। साजिद तार साहब, आखिरी सवाल मेरा ये होगा आपसे कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पॉजिटिव सोच ही रखनी चाहिए कि वहां पर सिविल वॉर ना हो और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि जो ऐसा जाहिर है कि मुकम्मल तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और वहां के हालात खराब होते हैं, तो फिर उस सूरत में क्या अमेरिका जाहिर है कि ड्रोन के जरिए जो है वहां पर होगा, उसकी जो प्रेजेंस है, क्या अमेरिका को फिर वापस अफगानिस्तान की तरफ देखना पड़ेगा? फिर वही सूरत हाल होगी, फौज तो जा चुकी होगी। वो सिनेरियो आप कैसे देख रहे हैं? ये मैं देखें आर्टिकल्स पढ़ पढ़ के यहाँ पे अमेरिका में मैं कई 3-4 न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ता हूँ अमेरिका के, और उनकी अगर मैं देखूं जो पिछले 3-4 महीने से ये सिनेरियो सामने लाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये भी था सिनेरियो कि अमेरिका से विड्रॉल जो है तालिबान इनके साथ सियासी हल के बगैर ना की जाए। यहाँ ये भी बड़ा क्वेश्चन, ये आपने जो क्वेश्चन किया, ये कई दफा यहाँ पे मीडिया में और यहाँ अखबारों में कई इस पे लिखने वाले जो डिफेंस एनालिस्ट थे उन्होंने लिखा है।
लेकिन उसमें साथ जो आर्गूमेंट, सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होता था कि अमेरिका नाउ हैज अ कैपेसिटी टू डील विद द इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी थ्रू द ड्रोन्स और थ्रू जो है आपके शिप कैरियर, और उसके बाद इंडिया शायद लॉजिस्टिक सपोर्ट दे, शायद उसकी जरूरत ना पड़े या और ऐसी चीजों से। और आपको ये भी पता होगा कि हमारा पेंटागन और हमारी यहाँ की सियासी क्यादत आज वाली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये कई दफा कह चुके हैं कि इन केस इफ दैट हैपेंस वी विल कम बैक। और अच्छा, एक यहाँ पे ये भी मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा, एक सिनेरियो यहाँ पे ये भी है, एक ये भी लोग कुछ कहते हैं कि शायद अमेरिका और इंडिया ये चाहता हो कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, वो चाहता हो कि चाइना के लिए ट्रैप बनाया जाए। चाइना की देखिए तरक्की की सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आज तक वो किसी वार में नहीं फंसे। वो आज तक उन्होंने आर्मामेंट्स पे या अपनी आर्मी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया, सारे अपने एसेट्स, अपने सारी ताकत इकोनॉमी पे लगाई। हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो जिसमें वो चाहते हो कि चाइना भी आए, अफगानिस्तान में फंसे और उसके बाद खाना जंगी में फंसे और दे बर्न देमसेल्फ, सो अमेरिका और दूसरी दुनिया के लोगों को कैचअप करने का टाइम मिल जाए चाइना के लिए। हो सकता है ये भी एक थ्योरी, यहाँ पे लोग इसके बारे में बात करते हैं। अब ये आपने बहुत एक अलग सिचुएशन जो है जो वहां पे बात की जा रही है वो भी बताइए कि क्या, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि चाइना जो है इस सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि वो अफगानिस्तान के हल के लिए जो है वहां पे काफी उसका रोल दिखाई दे। तो ये जो वहां पे कही जा रही है कि ये एक ट्रैप हो सकता है, तो ये एक दिलचस्प अलग अलग थ्योरी है। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका साजिद अख्तर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।